कहानी की शुरुआत होती है एक पुलिस वैन से जो कुछ कैदियों को लेकर चीन के अंदर बनी एक बेहद खतरनाक जेल की तरफ जा रही होती है। ये कोई आम जेल नहीं है बल्कि ऐसी जगह है जहाँ सिर्फ सबसे खतरनाक अपराधियों को रखा जाता है। यहाँ कमजोरी की कोई जगह नहीं है क्योंकि इन दीवारों के अंदर जिंदा वही रह सकता है जिसके पास ताकत हो। इन्हीं नए कैदियों में 21 साल का एक शांत स्वभाव का लड़का रिकी भी शामिल होता है। एक आदमी की जान लेने के आरोप में उसे 10 साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन उसकी कम उम्र को देखते हुए यह सजा घटाकर 5 साल कर दी गई। जैसे ही रिकी मेटल डिटेक्टर से होकर गुजरता है, अचानक पूरे हॉल में तेज लाल अलार्म बज उठता है। सभी गार्ड तुरंत उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं और उसकी अच्छी तरह तलाशी लेते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिलता। फिर भी मशीन लगातार अलार्म बजाती रहती है। शक बढ़ने पर गार्ड उसे एक्सरे मशीन के पास ले जाते हैं। जैसे ही स्कैन सामने आता है, पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। स्क्रीन पर साफ दिखाई देता है कि रिकी के सीने के अंदर 5 गोलियां धंसी हुई हैं। हैरानी की बात यह है कि उसे न कोई दर्द हो रहा है और न ही उसके चेहरे पर डर का कोई निशान है, मानो उसका शरीर इन गोलियों को पूरी तरह स्वीकार कर चुका हो। जब उससे इसका कारण पूछा जाता है तो रिकी शांत स्वर में बताता है कि ये गोलियां उसे नुकसान नहीं पहुंचा रही बल्कि उसके शरीर को और भी ताकतवर बना रही हैं। इसके बाद उसे जेल के अंदर ले जाया जाता है जहां इस जगह की असली सच्चाई सामने आती है। पूरी जेल 4 अलग अलग ब्लॉक्स में बंटी हुई है और हर ब्लॉक पर एक निर्दयी लीडर का राज चलता है जिसकी मर्जी के बिना वहां कुछ भी नहीं होता। इसी दौरान एक ब्लॉक में सैमुअल नाम का बेरहम कैदी अपनी दहशत दिखाने के लिए बूढ़े कैदी विंग पर हमला कर देता है। विंग ने अपनी पूरी जिंदगी इन्हीं दीवारों के बीच बिताई है। वह हाथ जोड़कर सिर्फ इतनी गुजारिश करता है कि एक दिन उसे आजादी मिल जाए। उसके हाथ में एक छोटा सा खिलौना होता है जिसे उसने बड़ी मेहनत से अपने बेटे के लिए बनाया था, लेकिन सैमुअल को उस पर जरा भी रहम नहीं आता। वह खिलौना छीनकर विंग के सिर पर दे मारता है। खिलौना टूटकर बिखर जाता है और विंग जमीन पर गिर पड़ता है। इसके बाद भी सैमुअल उसे लगातार पीटता रहता है। तभी एक गार्ड वहां पहुंचता है, लेकिन उन्हें रोकने की बजाय वह उन्हें मारते रहने का आदेश देकर चला जाता है। कुछ देर बाद सैमुअल अपने आदमियों के साथ अकड़ते हुए आगे बढ़ रहा होता है कि तभी रिकी उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। बिना कुछ कहे वह सैमुअल को इतनी जोरदार किक मारता है कि वह उड़कर जमीन पर बिखरी नुकीली लकड़ियों और कीलों पर जा गिरता है। उसके चेहरे में कीलें धंस जाती हैं और वह बुरी तरह घायल हो जाता है। ये देखकर उसके साथी गुस्से में रिकी पर हमला करने दौड़ते हैं, लेकिन जैसे ही रिकी उनकी तरफ नजर उठाकर देखता है, उनका सारा गुस्सा डर में बदल जाता है और वे पीछे हट जाते हैं। सैमुअल किसी तरह जिंदा बच जाता है, लेकिन उसकी एक आंख हमेशा के लिए चली जाती है। उसी पल वह रिकी से बदला लेने की कसम खा लेता है। उसके आदमी सलाह देते हैं कि मैड ड्रैगन को बुलाया जाए, जो पूरी जेल का सबसे खतरनाक कैदी है और जिससे हर कोई डरता है। इसी बीच सैमुअल गार्डों को अपने पक्ष में करके विंग की सजा में 20 साल और जुड़वा देता है। जब गार्ड ये खबर विंग को सुनाते हैं तो वह पूरी तरह टूट जाता है। उसे समझ आ जाता है कि अब वह कभी इस जेल से बाहर नहीं निकल पाएगा। वह गिड़गिड़ाकर आजादी की भीख मांगता है, लेकिन गार्ड उसे धक्का देकर वहां से चले जाते हैं। उसी रात जब विंग को एहसास हो जाता है कि अब उसकी पूरी जिंदगी इसी नरक में बीतेगी, तो वह अपनी जिंदगी खुद ही खत्म कर देता है। उसकी मौत की खबर पूरे जेल में फैल जाती है। जब रिकी ये सुनता है तो उसे एहसास होता है कि जिस इंसान की उसने कभी जान बचाई थी वह अब इस दुनिया में नहीं रहा। जब गार्ड विंग की लाश को ले जा रहे होते हैं, तब रिकी उसकी कलाई में लगी हथकड़ियों को देखता है और शांत आवाज में कहता है कि उन्हें खोल दो, क्योंकि मरने के बाद हर इंसान आजाद होने का हकदार होता है। गार्ड उसकी बात अनसुनी कर देते हैं। तब रिकी आगे बढ़ता है और नंगे हाथों से हथकड़ियों को तोड़ देता है। ये देखकर सभी गार्ड हैरान रह जाते हैं। इसके बाद रिकी वहीं छोटा सा खिलौना निकालता है जिसे सैमुअल ने तोड़ दिया था और जिसे उसने खुद बड़ी मेहनत से फिर से ठीक किया था। विंग की मौत रिकी के अंदर गुस्से का ऐसा तूफान पैदा कर देती है कि वह तेज हवा के बीच बाहर जाकर कुंग फू की प्रैक्टिस करने लगता है ताकि अपने अंदर की आग को बाहर निकाल सके। उसी समय उसे समझ आ जाता है कि अगर उसे इस जेल में जिंदा रहना है तो उसे हर दिन लड़ना पड़ेगा, वरना उसका अंजाम भी विंग जैसा ही होगा। अगली सुबह जब सभी कैदी नहाने के लिए इकट्ठा होते हैं तो माहौल पहले से कहीं ज्यादा तनावपूर्ण होता है। सैमुअल नफरत भरी नजरों से रिकी को घूरता है और तभी पूरी जेल का सबसे खतरनाक कैदी मैड ड्रैगन वहां पहुंच जाता है। आते ही वह रिकी पर जोरदार मुक्का चलाता है, लेकिन रिकी बिना एक पल घुमाए उसके पेट पर ऐसा घातक वार करता है कि उसका मुक्का आर पार निकल जाता है और मैड ड्रैगन वहीं मौके पर मारा जाता है। पूरा जेल सदमे में डूब जाता है। तभी एक कील रिकी के हाथ में घुसा दी जाती है, लेकिन जवाब में रिकी अपने दुश्मन की उंगलियां ऐसे कुचल देता है जैसे वे किसी कांच की बनी हो। उसी पल सभी को समझ आ जाता है कि यह कोई साधारण लड़ाई नहीं है, ये रिकी के बदले की शुरुआत है। तभी रिकी अपना आखिरी और सबसे घातक वार करने के लिए आगे बढ़ता है। एक ही जोरदार वार में रिकी का मुक्का सैमुअल के शरीर को आर पार चीर देता है और वह वहीं मौके पर दम तोड़ देता है। यह नजारा देखकर आसपास खड़े सभी कैदी हैरानी से जड़ हो जाते हैं। किसी को समझ ही नहीं आता कि अभी उनकी आंखों के सामने क्या हुआ है। कुछ ही सेकंड में गार्ड वहां पहुंच जाते हैं और रिकी को पकड़कर घसीटते हुए ले जाते हैं। देखते ही देखते पूरी जेल में उसके नाम का डर फैलने लगता है। तभी नॉर्थ ब्लॉक का लीडर नरूमी सामने आता है। वह रिकी को डराने और अपनी ताकत दिखाने के इरादे से आया था, लेकिन सैमुअल का अंजाम देखकर उसका आत्मविश्वास हिल जाता है। धमकी देने की बजाय वह रिकी को अपने साथ शामिल होने का ऑफर देता है और कहता है कि उसके साथ मिलकर काम करे, लेकिन रिकी बिना कुछ बोले उसके पास से निकल जाता है। पहली बार नारूमी खुद को असहज और बेबस महसूस करता है। इसके बाद रिकी को जेल की सबसे हाई सिक्योरिटी सेल में डाल दिया जाता है, जहाँ सिर्फ सबसे खतरनाक कैदियों को रखा जाता है। जैसे ही भारी लोहे का दरवाजा बंद होता है, रिकी के सीने में अचानक तेज दर्द उठता है और वह अपने अतीत की यादों में खो जाता है। फ्लैशबैक में वह अपनी माँ की कब्र के सामने खड़ा दिखाई देता है। माता पिता को खोने के बाद
बाद वह इस दुनिया में बिल्कुल अकेला रह गया था। तभी वहाँ उसके गुरु मास्टर यांग आते हैं, जिन्होंने उसे मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दी थी। रिकी अपनी ताकत साबित करने की कोशिश करता है, लेकिन मास्टर यांग उसे बड़ी आसानी से हरा देते हैं। वह समझाते हैं कि असली ताकत सिर्फ शक्ति में नहीं बल्कि खुद पर नियंत्रण रखने में होती है। रिकी घुटनों के बल बैठकर वादा करता है कि चाहे जितना समय लगे वह अपनी हर कमजोरी को हराकर रहेगा। उसी दिन से रिकी की कठिन ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। मास्टर यांग उसे सिखाते हैं कि ताकत से पहले मन पर काबू पाना जरूरी है और जीत से पहले गुस्से और नफरत को खत्म करना सीखना पड़ता है। वह रिकी के सामने एक बड़ा पत्थर रखते हैं और उसे पूरी एकाग्रता के साथ तोड़ने के लिए कहते हैं। रिकी अपना पूरा ध्यान केंद्रित करता है और एक ही वार में पत्थर को चकनाचूर कर देता है। इसके बाद कई पत्थर उसकी तरफ फेंके जाते हैं और वह एक एक करके सभी को तोड़ देता है। आखिर में मास्टर यांग उसकी परीक्षा लेने के लिए एक विशाल पत्थर उसकी ओर फेंकते हैं। दर्द, अनुशासन और लगातार अभ्यास रिकी को एक साधारण इंसान से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बना देते हैं। उसकी ताकत सिर्फ मेहनत का नहीं बल्कि उसके संघर्ष और बलिदान का भी परिणाम बन जाती है। कहानी फिर से वर्तमान में लौटती है। रिकी पूरी रात नहीं सोया होता। अगली सुबह गार्ड उसे असिस्टेंट वार्डन साइक्लॉप्स के ऑफिस में ले जाते हैं। कमरे के अंदर खाने से भरी मेज लगी होती है और सामने बैठा साइक्लॉप्स अपनी नकली आंख और हाथ की जगह लगे नुकीले लोहे के हुक के साथ बेहद डरावना दिखाई देता है। वह रिकी की फाइल पढ़ना शुरू करता है। फाइल के मुताबिक रिकी बचपन से अनाथ था, अनाथालय में बड़ा हुआ और अपने हिंसक स्वभाव की वजह से स्कूल से निकाल दिया गया। बाद में उसने म्यूजिक सीखा और फ्लूट बजाना भी सीख लिया, लेकिन वह शांत रास्ता भी उसकी जिंदगी नहीं बदल पाया। कम उम्र में वह एक गैंग में शामिल हो गया और आखिरकार एक आदमी की जान लेने के कारण इस जेल तक पहुंच गया, लेकिन उसकी फाइल में 2 साल का पूरा रिकॉर्ड गायब था। साइक्लॉप्स बार बार पूछता है कि उन 2 सालों में रिकी कहाँ था और क्या कर रहा था। धमकियों और दबाव के बावजूद रिकी एक शब्द भी नहीं बोलता। फिर साइक्लॉप्स उससे पूछता है कि 5 गोलियां सीने में लगने के बाद भी वह जिंदा कैसे है, लेकिन रिकी सिर्फ हल्की सी मुस्कान देता है और चुप रहता है। आखिरकार साइक्लॉप्स उसे एक चिट्ठी दिखाता है जो किसी ने रिकी के नाम भेजी होती है। जैसे ही रिकी उसे लेने के लिए आगे बढ़ता है, साइक्लॉप्स अचानक अपने नुकीले हुक को उसके हाथ में घुसा देता है और लगातार उस पर मुक्के बरसाने लगता है ताकि वह सच बोलने पर मजबूर हो जाए। लेकिन रिकी हर वार सह लेता है और उसके सामने झुकने से इनकार कर देता है। तभी साइक्लॉप्स उस चिट्ठी के अंदर रखी तस्वीर को अपने हाथों से फाड़ देता है। यह देखकर रिकी का गुस्सा बेकाबू हो जाता है। वह सिर्फ अपनी ताकत से सामने रखी भारी मेज को 2 टुकड़ों में तोड़ देता है। गुस्से में साइक्लॉप्स उस पर गोली चला देता है, लेकिन रिकी नंगे हाथों से गोली को रोक देता है। वह चाहता तो उसी वक्त साइक्लॉप्स की जान ले सकता था, लेकिन वह ऐसा नहीं करता। उसकी तरफ आखिरी चेतावनी भरी नजर डालकर वह वहां से चला जाता है। बाद में अपनी सेल में अकेला बैठा रिकी फ्लूट बजाकर कुछ पल की शांति महसूस करता है। यह वही धुन होती है जो वह कभी अपने दोस्त के साथ बजाया करता था, लेकिन उसकी यह छोटी सी खुशी भी ज्यादा देर नहीं टिकती। एक गार्ड अंदर आता है और उसे दोबारा फ्लूट बजाने से मना करते हुए धमकी देता है कि अगर उसने फिर ऐसा किया तो वह उसे हमेशा के लिए तोड़ देगा। अगली सुबह विंग की मौत का बदला लेने के लिए कुछ कैदी सैमुअल के एक आदमी को घेर लेते हैं। वे उसे खत्म करना चाहते हैं, लेकिन तभी नरूमी बीच में आकर उन्हें रोक देता है और चेतावनी देता है कि अगर उन्होंने उसे मार दिया तो उन्हें और भी कड़ी सजा मिलेगी। तभी वोंग नाम का एक कैदी नारुमी की बात मानने से इनकार कर देता है और उस पर आरोप लगाता है कि जब सभी कैदी तकलीफें झेल रहे थे तब वह चुप बैठा रहा। यह सुनकर नारुमी गुस्से से अपना हथियार निकालता है और बिना एक पल गंवाए वोंग को मार देता है। दूर खड़ा वार्डन यह सब देखकर संतुष्ट होता है और बाद में नारुमी को रिकी के साथ भी यही करने का आदेश देता है। नारुमी जानता है कि रिकी उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है, लेकिन उसके पास आदेश मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। कुछ ही देर बाद नारुमी डर फैलाने के लिए वोंग की लाश को सबके सामने लटका देता है। रिकी यह सब चुपचाप देखता रहता है और उसके चेहरे पर गुस्सा पहले से भी ज्यादा गहरा हो जाता है। रिकी चुपचाप वोंग की लाश को देखता रहता है और उसके अंदर जमा हुआ दर्द अब धीरे धीरे गुस्से में बदलने लगता है। तभी नारुमी अचानक उस पर हमला कर देता है। दोनों आमने सामने खड़े होते हैं और बिना एक शब्द बोले एक भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। नारुमी अपनी पूरी ताकत के साथ रिकी पर टूट पड़ता है। अचानक वह पिसा हुआ कांच रिकी की आंखों में फेंक देता है। एक पल में रिकी की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वह कुछ भी नहीं देख पाता। इसी मौके का फायदा उठाकर नारुमी उसकी बगल में तेज धार वाला हथियार घोंप देता है, जिससे रिकी जमीन पर गिर जाता है। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है कि यह लड़ाई यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन रिकी हार मानने वालों में से नहीं था। अंधा होने के बावजूद उसे अपने आसपास का एहसास हो जाता है। वह हाथ बढ़ाकर पास की पानी की पाइपलाइन पकड़ लेता है और उसे जोर से तोड़ देता है। तेज रफ्तार से पानी बाहर निकलता है और रिकी तुरंत अपनी आंखें धो लेता है। जैसे ही उसकी नजर वापस आती है, उसके अंदर कुछ बदल जाता है। उसका शांत स्वभाव पूरी तरह गायब हो जाता है और उसकी जगह एक खतरनाक रूप ले लेता है। वह तूफान की तरह उठकर नारुमी पर टूट पड़ता है। उसकी रफ्तार पहले से कहीं ज्यादा तेज और उसके वार पहले से कहीं ज्यादा घातक हो चुके होते हैं। एक ही जोरदार मुक्के से वह नारुमी की एक आंख बाहर निकाल देता है, जो जमीन पर कंचे की तरह लुढ़क जाती है। ठीक उसी समय वार्डन वहां पहुंचता है और सामने का नजारा देखकर हैरान रह जाता है। अपनी हार सामने देखकर नारुमी अचानक आत्मसमर्पण करने का नाटक करता है, लेकिन जैसे ही रिकी उसके करीब पहुंचता है, नारुमी खुद के पेट में वार कर देता है और अपनी आंतें बाहर निकालकर रिकी की गर्दन के चारों तरफ लपेट देता है ताकि उसे भी अपने साथ खत्म कर सके। कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगता है कि रिकी फंस गया है, लेकिन अगले ही पल रिकी अपनी जबरदस्त ताकत से नारुमी को हवा में उठा लेता है और उसके सिर पर इतना भयानक वार करता है कि उसका सिर पूरी तरह चकनाचूर हो जाता है। नारुमी
की वहीं मौत हो जाती है और पूरी जेल में सन्नाटा छा जाता है। इसके बाद रिकी धीरे धीरे वोंग की लाश के पास जाता है और उसे नीचे उतार देता है। बाकी कैदी भी उसकी मदद करने दौड़ते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वोंग हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ चुका होता है। ये देखकर रिकी पहली बार सबके सामने बोलता है। वह कैदियों से कहता है कि उनकी सारी तकलीफों की असली वजह कोई ब्लॉक लीडर नहीं बल्कि यह वार्डन है। रिकी की बातें सुनते ही सभी कैदियों के अंदर बदले की आग भड़क उठती है और वे तूफान की तरह वार्डन की तरफ दौड़ पड़ते हैं। लेकिन उससे पहले कि कोई उसके करीब पहुंच पाए, एक रहस्यमयी और बेहद ताकतवर हमला एक कैदी को पल भर में खत्म कर देता है। ये देखकर बाकी सभी डर के मारे वहीं रुक जाते हैं। तभी जेल के बाकी 3 ब्लॉक लीडर सामने आते हैं। पहली होती है चांग, जिसकी रफ्तार इतनी तेज है कि वह एक साए की तरह दिखाई देती है। दूसरा है कटामा और तीसरा ब्रैंडन, जिनकी ताकत से पूरी जेल कांपती है। नरुमी की मौत के बाद अब यही तीनों सबसे बड़े दुश्मन बचते हैं। वार्डन रिकी को चुनौती देता है कि अगर वह सच में इतना ताकतवर है तो इन तीनों को हरा कर दिखाए। आसपास खड़े कैदी भी रिकी से लड़ने की गुजारिश करते हैं, लेकिन रिकी कुछ नहीं कहता। वह सिर्फ वोंग की लाश को अपने कंधे पर उठाता है और चुपचाप वहां से चला जाता है। रिकी की ताकत देखकर वार्डन उसे एक अनोखा प्रस्ताव देता है। वह चाहता है कि रिकी नॉर्थ ब्लॉक का नया लीडर बन जाए और नारुमी की जगह संभाल ले। वह यहाँ तक कहता है कि उसने आज तक रिकी जैसा ताकतवर कैदी नहीं देखा, लेकिन रिकी बिना कुछ बोले इस प्रस्ताव को ठुकरा देता है। उसे इस भ्रष्ट व्यवस्था का हिस्सा बनने में कोई दिलचस्पी नहीं होती। उसके अंदर अब सिर्फ जिंदा रहने की इच्छा नहीं बची, बल्कि हर दर्द और हर नुकसान ने उसके दिल में एक नया मकसद पैदा कर दिया है। कुछ समय बाद रिकी एक छोटे कैदी को पत्ते से धुन बजाने की कोशिश करते हुए देखता है। वह उसके पास बैठकर उसे सही तरीका सिखाता है। कुछ पलों के लिए जेल की बेरहम दुनिया जैसे गायब हो जाती है। बदले में वह लड़का रिकी को कुछ कार्ड देता है, लेकिन रिकी तुरंत समझ जाता है कि इन कार्डों का इस्तेमाल नशीले पदार्थ बनाने के लिए किया जाता है। लड़का बताता है कि ये सब वेस्ट ब्लॉक से आते हैं। ऊपर खड़ी चांग ये सब देख रही होती है, क्योंकि वही इस पूरे धंधे को चलाती है। बिना एक पल गंवाए चांग उस लड़के को मार देती है और उसकी लाश सबके सामने छोड़ देती है, ताकि पूरे जेल में डर फैल जाए। जब रिकी वहाँ पहुँचता है तो वह लड़के की बेजान लाश और उसके पास पड़ी वही फ्लूट देखता है जो उसने उसे दी थी। ये नजारा रिकी को अंदर तक तोड़ देता है। उसका दुख पल भर में गुस्से में बदल जाता है और गुस्सा तबाही में। वह पूरे बगीचे में आग लगा देता है और देखते ही देखते सब कुछ राख हो जाता है। जब चांग वहाँ पहुँचती है और अपनी पूरी दुनिया को जलता हुआ देखती है तो उसका गुस्सा भी बेकाबू हो जाता है। रिकी ठंडी नजरों से उसकी तरफ देखता है और कहता है कि जैसे उसने उसके दोस्त की जान ली है, वैसे ही अब वह उससे इसका हिसाब लेकर रहेगा। अगले ही पल दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। चांग बिजली की रफ्तार से हमला करती है और रिकी को जोरदार वार करके दीवार से दे मारती है। उसी समय जेल में लगी आग और भी फैलने लगती है। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर कैदी आजादी की उम्मीद में जेल से भागने की कोशिश शुरू कर देते हैं, जबकि दूसरी तरफ वार्डन ये खबर सुनते ही गुस्से से आग बबूला हो उठता है। इसी बीच खबर मिलती है कि अगले ही दिन जेल का निरीक्षण करने के लिए ऊंचे अधिकारी आने वाले हैं। ये सुनते ही पूरे जेल प्रशासन में हड़कंप मच जाता है। चारों तरफ तनाव का माहौल बन जाता है। इसी अफरा तफरी के बीच रिकी पहली बार महसूस करता है कि उसकी ताकत धीरे धीरे कम पड़ रही है। तभी उसे अपने गुरु मास्टर यांग की बात याद आती है। उनकी आवाज उसके कानों में गूंजती है कि जब तुम्हें लगे कि तुम हारने वाले हो, वही पल होता है जब तुम्हें कभी हार नहीं माननी चाहिए। रिकी खुद को संभालने की कोशिश ही कर रहा होता है कि तभी ब्रैंडन अचानक उसके सामने आ जाता है। वह बिजली जैसी सटीकता के साथ कई रस्सियां रिकी की तरफ फेंकता है, जिनके सिरों पर नुकीली कीलें लगी होती हैं। वे रस्सियां रिकी के पूरे शरीर के चारों ओर लिपट जाती हैं और कीलें उसके शरीर में ढंसकर उसे पूरी तरह जकड़ लेती हैं। इससे पहले कि रिकी खुद को छुड़ा पाए, कटामा भी वहां पहुंच जाता है और उसे पकड़कर हमेशा के लिए खत्म करने की तैयारी करने लगता है। जैसे ही कटामा आखिरी वार करने वाला होता है, पूरे जेल में तेज अलार्म बज उठता है। सभी कैदियों को तुरंत अपनी अपनी सेल में लौटने का आदेश दिया जाता है और चेतावनी दी जाती है कि जो नहीं मानेगा उसे गोली मार दी जाएगी। लेकिन कटामा बदले की आग में इतना अंधा हो चुका होता है कि वह इस चेतावनी को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। अगले ही पल गार्ड बिना देर किए गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। पूरा जेल गोलियों और चीखों से भर जाता है। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर कटामा रिकी को घसीटते हुए एक सेल के अंदर ले जाता है। जैसे ही दोनों अंदर पहुंचते हैं, भारी दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और दोनों तरफ से सीमेंट बहना शुरू हो जाता है। ये वार्डन का पहले से रचा हुआ जाल था, ताकि रिकी बिना कोई निशान छोड़े हमेशा के लिए दफन हो जाए। लेकिन रिकी मरने वालों में से नहीं था। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर सीमेंट की दीवार तोड़ देता है और दरवाजा उखाड़कर बाहर निकल आता है। इतना ही नहीं, वह कटामा को भी अपने साथ बाहर खींच लाता है और उसकी जान बचा लेता है। दूर खड़ा वार्डन ये सब देखकर हैरान रह जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि रिकी उस इंसान को क्यों बचा रहा है जो कुछ देर पहले उसे मारने की कोशिश कर रहा था। लगातार लड़ाई और चोटों की वजह से रिकी और कटामा दोनों जमीन पर गिर पड़ते हैं और किसी तरह अपनी सांसें संभालते हैं। दूसरी तरफ वार्डन अपने गार्डों को आदेश देता है कि ऊंचे अधिकारियों के आने से पहले सारे सबूत मिटा दिए जाएं और रिकी का काम बाद में तमाम किया जाएगा। अगली सुबह पूरा जेल मुख्य वार्डन के आने का इंतजार करता है। कई घंटे बीत जाते हैं और उम्मीद लगभग खत्म होने लगती है। तभी दूर से एक कार आती हुई दिखाई देती है। मुख्य वार्डन अपने बेटे के साथ जेल पहुंचता है। आते ही उसे पता चलता है कि रिकी ने नशीले पदार्थों की पूरी खेती जला दी है। यह सुनते ही वह गुस्से से भर उठता है और तुरंत रिकी से मिलने निकल पड़ता है। उसी समय रिकी सीमेंट की बनी रुकावटों को तोड़कर बाहर निकल आता है और सीधे वार्डन का गला पकड़ लेता है। लेकिन इससे पहले कि वह उसे खत्म कर पाता, कटामा फिर से हमला कर देता है। वह रिकी को लोहे की सलाखों से दबाकर लगातार उसकी पीठ पर बेरहमी से वार करने लगता है। रिकी ने कुछ देर पहले उसकी जान बचाई थी,
थी। फिर भी कटामा के दिल में बदले की आग शांत नहीं हुई थी। आखिरकार रिकी पलटवार करता है और एक ही जोरदार हमले में कटामा के दोनों हाथ पूरी तरह नष्ट कर देता है। उसी समय वार्डन रिकी के ऊपर लगा विशाल हाइड्रोलिक प्रेस चालू कर देता है। भारी मशीन तेजी से नीचे आने लगती है और रिकी उसे दोनों हाथों से रोकने की कोशिश करता है। तभी तेज बिजली का झटका उसे जमीन पर गिरा देता है। हाइड्रोलिक प्रेस लगातार नीचे आता रहता है और ऐसा लगता है कि अब रिकी बच नहीं पाएगा, लेकिन तभी अचानक मशीन रुक जाती है। कटामा, जो अभी भी जिंदा था, अपनी बची हुई ताकत से मशीन को रोक लेता है। वह रिकी की जान बचाकर उसका एहसान चुकाना चाहता था। रिकी वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है, लेकिन कटामा अपनी चोटों की वजह से खुद नहीं बच पाता और हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे दबकर उसकी मौत हो जाती है। जब रिकी को कटामा की अपनी माँ के साथ वाली तस्वीर दिखाई देती है तो उसके अंदर फिर से गुस्से की आग भड़क उठती है। यह देखकर वार्डन समझ जाता है कि अब रिकी को रोकना आसान नहीं होगा, इसलिए वह एक और जाल सक्रिय कर देता है और रिकी को एक गहरे गड्ढे में गिरा देता है। गड्ढे के अंदर रिकी को जंजीरों से बांध दिया जाता है। इसके बाद वार्डन सभी कैदियों को आदेश देता है कि वे उसके ऊपर मिट्टी डालकर उसे जिंदा दफना दें। जो कैदी इस आदेश को मानने से इनकार करते हैं उन्हें वहीं गोली मार दी जाती है। डर के मारे बाकी सभी कैदी मजबूर होकर मिट्टी डालने लगते हैं। धीरे धीरे पूरा गड्ढा भर जाता है और रिकी पूरी तरह मिट्टी के नीचे दब जाता है। सिर्फ एक पतली बांस की नली उसके सांस लेने का सहारा बनती है। वार्डन क्रूरता से हंसते हुए कहता है कि अगर रिकी पूरा दिन जिंदा रह गया तो उसे आजाद कर दिया जाएगा। रात होते ही रिकी के साथी भी उम्मीद खोने लगते हैं। दूसरी तरफ बचे हुए ब्लॉक लीडर चोरी छिपे उस बांस की नली को बंद करने की कोशिश करते हैं ताकि रिकी का सांस लेना भी बंद हो जाए। इसी दौरान जेल के दूसरे हिस्सों में बदला, विश्वासघात और हिंसा का सिलसिला लगातार चलता रहता है। मिट्टी के नीचे दबा रिकी अपनी आखिरी सांसों के सहारे जिंदा रहने की पूरी कोशिश करता रहता है। इसी दौरान कहानी एक दर्दनाक फ्लैशबैक में चली जाती है। वहाँ रिकी की प्रेमिका के को दिखाई देती है। एक दिन लाइब्रेरी से लौटते समय वह कुछ लोगों को नशीले पदार्थों का इस्तेमाल करते हुए देख लेती है। डरकर वह वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वे लोग उसे पकड़कर एक होटल में ले जाते हैं। उनका इरादा उसके साथ बेहद बुरा करने के बाद उसकी जान लेने का होता है। किसी तरह केको होश में आने के बाद वहाँ से निकल भागती है, लेकिन डर और सदमे से टूट चुकी केको होटल की छत से छलांग लगाकर अपनी जान दे देती है। जब रिकी को इस घटना का पता चलता है तो उसका गुस्सा बेकाबू हो जाता है। वह उस ड्रग डीलर को ढूंढ निकालता है जो इस सब का जिम्मेदार था। वह आदमी रिकी पर लगातार गोलियां चलाता है, लेकिन रिकी हर गोली सहते हुए उसकी तरफ बढ़ता रहता है और आखिरकार उसे मार डालता है। यही घटना उसकी 10 साल की सजा की वजह बनती है। कहानी फिर वर्तमान में लौटती है। रिकी को मिट्टी में दफन हुए पूरे 7 दिन बीत चुके होते हैं। अब उसे बाहर निकालने का समय आ जाता है। वार्डन खुद भारी मशीनों की मदद से खुदाई की निगरानी करता है। जब आखिरकार रिकी को बाहर निकाला जाता है तो सभी उसकी नब्ज टटोलते हैं। सबकी हैरानी की कोई सीमा नहीं रहती, क्योंकि 7 दिन मिट्टी के नीचे दबे रहने के बाद भी रिकी अभी तक जिंदा होता है। वार्डन उसी पल समझ जाता है कि रिकी कोई साधारण इंसान नहीं है। वार्डन अब पूरी तरह समझ चुका होता है कि रिकी कोई साधारण इंसान नहीं है। उसे तुरंत मारने की बजाय वह सोचने लगता है कि अगर रिकी उसके साथ आ जाए तो वह उसके लिए कहीं ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। रिकी को एक बार फिर कैद कर दिया जाता है। जब वार्डन उसकी फाइल दोबारा देखता है तो उसे उसमें कई बातें अधूरी दिखाई देती हैं। वह रिकी से बार बार पूछता है कि वह आखिर क्या छिपा रहा है और उसे धमकी देता है कि अगर उसने सच नहीं बताया तो उसकी मौत तय है। लेकिन बेरहमी से दी गई यातनाओं के बाद भी रिकी एक शब्द नहीं बोलता। वार्डन उसके सामने खड़ा होकर पूछता है कि आखिर उसके अंदर ऐसी कौन सी ताकत है जिसने उसे 7 दिन तक जिंदा दफन रहने के बाद भी मौत से बचा लिया। रिकी फिर भी पूरी तरह शांत रहता है। चंग समझ जाती है कि सिर्फ दर्द देकर उसे झुकाया नहीं जा सकता। वह तेज धार वाले ब्लेड को पीसकर उसका बारीक चूरा बनाती है और जबरदस्ती रिकी के मुंह में भर देती है। इसके बाद वह बार बार उसके चेहरे पर थप्पड़ मारती है, जिससे उसके मुंह के अंदर गहरे जख्म हो जाते हैं और खून बहने लगता है। फिर भी रिकी दर्द सहता रहता है और हार मानने से इनकार कर देता है। आखिरकार गुस्से में वार्डन उसे दोबारा एक खाली सेल में बंद करने का आदेश दे देता है। उसी दिन बाद में एक कैदी अपनी जान जोखिम में डालकर चोरी छिपे रिकी के लिए खाना लेकर आता है। वह उस बेरहम जेल में इंसानियत की आखिरी उम्मीद बनकर उसके सामने खड़ा होता है, लेकिन वापस लौटने से पहले ही नरूमी का एक पुराना साथी उसे पकड़ लेता है और घसीटते हुए वार्डन के पास ले जाता है। वार्डन बिना किसी रहम के उस कैदी को मार डालता है और उसकी लाश को रिकी की सेल तक घसीट कर लाता है। लेकिन जैसे ही वह सेल के अंदर झांकता है, रिकी वहाँ नहीं होता। वहाँ सिर्फ टूटी हुई जंजीरें पड़ी होती हैं। कुछ पल के लिए वार्डन पूरी तरह उलझ जाता है। तभी अचानक सच सामने आता है। रिकी चुपचाप छत से चिपका हुआ होता है। जैसे ही वार्डन सेल के अंदर कदम रखता है, रिकी उसके पीछे आकर उतर जाता है। मरे हुए कैदी को देखकर रिकी के अंदर एक बार फिर गुस्से का तूफान उठ खड़ा होता है। वार्डन घबराकर भागने लगता है, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलता है, चारों तरफ से कैदी उसे घेर लेते हैं। अगले ही पल पूरी जेल युद्ध के मैदान में बदल जाती है। गार्ड और कैदी एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं और हर तरफ हिंसा फैल जाती है। इसी दौरान मुख्य वार्डन अपनी जांच जारी रखता है। उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं होता कि पूरे जेल में कितना बड़ा विद्रोह शुरू हो चुका है। तभी एक कैदी उसके खिलाफ आवाज उठाता है। बिना एक पल गंवाए वार्डन उसका हाथ काट देता है ताकि बाकी सभी के दिल में डर बैठ जाए। लेकिन उसी समय रिकी वहाँ पहुँच जाता है। वार्डन तुरंत उस पर गोली चलाता है, मगर रिकी पास खड़े साइबोर्ग को अपनी ढाल बना लेता है। गोलियां उस साइबोर्ग के शरीर को चीरती हुई निकल जाती हैं और उसी के अंदर विस्फोट हो जाता है। अब रिकी अकेला अपने सभी दुश्मनों के सामने खड़ा होता है। तभी महिला ब्लॉक लीडर चैंग उस पर हमला कर देती है, जबकि ब्रैंडन अपने नुकीले कीलों वाले हथियार से रिकी को दोबारा जकड़कर उबलते हुए पानी में फेंक देता है। इतनी भयानक यातनाएं झेलने के बाद भी रिकी फिर से खड़ा हो जाता है। अब उसके और वार्डन के बीच कोई नहीं बचा होता। पूरा युद्ध अब सिर्फ उन दोनों की आखिरी भिड़ंत पर आकर रुक जाता है। आखिरकार अंतिम मुकाबला शुरू होता है।
है। रिकी और वार्डन आमने सामने खड़े होते हैं। बिना किसी झिझक के रिकी एक जबरदस्त मुक्का मारता है जिससे वार्डन दूर जाकर गिरता है, लेकिन तभी कुछ अजीब होने लगता है। वार्डन का शरीर कांपने लगता है और देखते ही देखते वह एक विशाल और डरावने राक्षस में बदल जाता है। तब पता चलता है कि रिकी की तरह उसके अंदर भी एक भयानक शक्ति छिपी हुई थी। शुरुआत में वह राक्षसी रूप रिकी पर भारी पड़ता है और उसे बार बार जमीन पर गिरा देता है, लेकिन रिकी सिर्फ ताकत पर भरोसा नहीं करता, वह सही मौके का इंतजार करता है। जैसे ही उसे मौका मिलता है वह उस विशालकाय दैत्य को उठाकर सीधे एक बड़ी ग्राइंडर मशीन के अंदर फेंक देता है। अपनी पूरी ताकत लगाकर वह उसे मशीन के अंदर धकेल देता है। अगले ही पल वह दैत्य पूरी तरह पिस जाता है और उसके शरीर के सिर्फ टुकड़े ही बचते हैं। रिकी भारी सांसें लेते हुए वहीं खड़ा रह जाता है और वार्डन का बचा हुआ सिर अपने हाथ में उठा लेता है। दूसरी तरफ जेल के अंदर लड़ाई अभी भी जारी होती है। गार्ड और कैदी एक दूसरे से भिड़े हुए होते हैं। तभी रिकी सबके सामने वार्डन का कटा हुआ सिर ऊंचा उठाकर दिखाता है। यह नजारा देखते ही पूरे जेल में गहरा सन्नाटा छा जाता है। रिकी सभी कैदियों से कहता है कि अब वे आजाद हैं। उसके ये शब्द सुनते ही सबकी जिंदगी बदल जाती है। वर्षों से कैद में जी रहे लोगों की आंखों में पहली बार उम्मीद दिखाई देती है। रिकी फिर वार्डन का सिर एक तरफ फेंक देता है और पूरी रफ्तार से जेल की बाहरी दीवार की तरफ दौड़ता है। एक आखिरी जोरदार वार में वह पूरी दीवार तोड़ देता है। वह दीवार जिसने इतने सालों तक सभी को कैद करके रखा था पल भर में ढह जाती है। एक एक करके सभी कैदी बाहर निकलते हैं और आखिरकार उन्हें आजादी मिल जाती है। इसी के साथ हमारी आज की कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन हमारा सफर यहीं खत्म नहीं होता। अगर आपको आज की यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब चैनल को आगे बढ़ने में बहुत मदद करता है। स्क्रीन पर दिखाई दे रही प्लेलिस्ट में आपको ऐसी ही और भी शानदार कहानियां देखने को मिलेंगी। अपना ख्याल रखिए, फिर मिलेंगे एक नई और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा। दिस इज एलेक्स एक्सप्लेनर हिंदी।